दोस्तों, आज भी करंट अफेयर्स की श्रृंखला में हम 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे और आज 61वीं क्लास है। जो भी 2 दिन का करंट अफेयर छूटा है वो इन क्लासेस में हम पूरा करा देंगे। आप निश्चिंत रहिए। कुछ अधिक व्यस्तता के कारण क्लासेस नहीं आ पाई। संस्था में विशाल कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जो कि बहुत ही अच्छे से संपन्न हुआ। इसके लिए मैं सभी को पुनः फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ। और करंट अफेयर्स की क्लास शुरू करते हैं। जिन 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ था उनको भी सम्मानित किया गया और मैं वादा करता हूँ आपसे, आने वाले समय में आप जब सिलेक्शन लेकर आएंगे इतना भव्य कार्यक्रम होगा और उस कार्यक्रम में आपको आमंत्रित किया जाएगा और उसके बाद आपको सम्मानित किया जाएगा, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी आपसे प्रेरणा ले सकें और आप उनको मार्गदर्शन दें। इसी अच्छी बात के साथ में शुरू करने जा रहे हैं पहला क्वेश्चन। और बहुत ही जल्द नया स्टूडियो बनने जा रहा है, वहाँ ये बैकग्राउंड की आवाज़ें नहीं आएंगी। मेरा वादा है आपसे। अच्छे दिन उसी ने देखा है जिसने बुरे दिनों से लड़ाई की है, बुरे दिनों में संघर्ष किया है, बुरे दिनों में मेहनत की है। एक न एक दिन अच्छे दिन अवश्य आएंगे, आप चिंता मत करिए। कोई बैकग्राउंड आवाज़ नहीं होगी, थोड़ा सा एडजस्ट करना है। देखिए, शुरुआत में वीडियो ब्लर हो जाती थी, अब ब्लर नहीं होती है। तो धीरे धीरे समस्याओं को हम दूर करेंगे। बस मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए किसी भी हालात में और किसी भी परिस्थिति हो। बस आपको पढ़ते रहना है और आगे बढ़ना है। आइए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं कि आर्म्स अलर्ट अभ्यास किस सैन्य बल के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो जो आर्म्स अलर्ट अभ्यास है वो भाई साहब बीएसएफ के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। बीएसएफ का मतलब होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हिंदी में इसका नाम है सीमा सुरक्षा बल। ये जो बीएसएफ है इसको सैन्य में पहली पंक्ति कहते हैं। बॉर्डर पर ड्यूटी तैनात की जाती है और इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। तो उस युद्ध के खतरे को भांपते हुए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना की गई, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई। ये फोर्स भारत और पाकिस्तान की सीमा पर और भारत और बांग्लादेश की सीमा पर तैनात रहती है। और बीएसएफ के जवानों से लोहा लेना किसी भी इंसान के बस की बात नहीं है। बीएसएफ जब से तैनात हुई है तब से बिल्कुल धुआंधार बॉर्डर सील रहता है। न कोई आ सकता है इधर, न कोई जा सकता है उधर। तो आइए देखते हैं, जानते हैं कि ये आर्म्स अलर्ट अभ्यास जो है ये कब से कब तक आयोजित किया जाएगा। तो ये इसका आयोजन जो है वो 21 जनवरी से 28 जनवरी के मध्य किया जाएगा। अभी एक आप लोगों को महत्वपूर्ण सूचना भी देनी है, तो इसलिए अगर वीडियो में लगातार बने रहेंगे तो और भी अच्छी अच्छी बातें जानेंगे और भी अच्छी अच्छी चीज़ें जानेंगे। खैर, आपको तो खुशी होनी चाहिए कि पूरे लखीमपुर में एकमात्र ऐसा शिक्षण संस्थान है जहां पर आपको ऑनलाइन डेली करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है। अन्यथा आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं दूसरा कोई शिक्षण संस्थान नहीं है। तो इसलिए आप पढ़िए मेहनत से। वो लोग भी पढ़ते हैं जो इस संस्था में ऑफलाइन नहीं पढ़ते, वो भी ऑनलाइन में क्लास लेते हैं। तो जो संस्था में पढ़ते हैं उन्हें तो ये क्लास लेनी ही लेनी है, वो 100% लेनी है। दूसरी मैं बात करता हूँ कि ये किसके अधीन आता है। ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है। अगर मैं एक और बात इसकी बताऊं तो ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है। और अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि बीएसएफ के महानिदेशक कौन है, तो ये तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा। एक क्वेश्चन आ गया है, बीएसएफ के महानिदेशक कौन है, और बस अगले क्वेश्चन की बात तो अलग है।
बस फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दो कि बीएसएफ के वर्तमान समय में महानिदेशक कौन है। अगर तीनों आते हैं तो तीनों लिख दो। सुबह बैच में हमने पूछा था तो साक्षी तिवारी और वनिशा द्विवेदी दोनों लोगों ने मिलकर बताया था कि तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन है, मतलब तीनों सेनाओं के अलग अलग प्रमुख कौन है। बाकी तो आप समझ ही गए हैं इशारा क्या था, ठीक है। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया? उत्तर प्रदेश के बारे में संक्षेप में बात होगी और वैसे तो इसका बहुत बृहद अध्ययन है। मैं प्रयास करूंगा जैसे ही मेरा नया स्टूडियो बनता है, वैसे ही मैं जीएस के लिए जो इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल पॉलिटी और इसके जो बहुत अच्छे टीचर हैं शुक्ला जी, उनको मैं बहुत ही जल्दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने वाला हूँ। 4 से 5 बार उनका पीसीएस प्री निकल चुका है, तो वे बहुत जल्द आपसे इसी ऑनलाइन चैनल में जुड़ेंगे। विशाल जीएस मैथ सेंटर ऑनलाइन चैनल में वो जुड़ेंगे और वे आधे घंटे की रोज क्लास लिया करेंगे आपके सामने, ऐसा मेरा प्रयास है और उन्हें मैं बहुत जल्दी आपके समक्ष लाऊंगा। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और इसीलिए मैं इस सेटअप को कहीं और शिफ्ट कर रहा हूँ ताकि वहाँ पे अलग अलग टीचर, यहाँ ऑफलाइन बैच चलता रहेगा और वहाँ आपका ऑनलाइन बैच चलता रहेगा। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं आपके लिए हर वो कदम करने के लिए तैयार हूँ जो आपके लिए लाभप्रद हो, जो आपकी सफलता को मजबूती के साथ सुनिश्चित कर दे, ठीक है। बाकी सबको हम पर छोड़ दो, तुम तो बस पूरा स्टडी पर फोकस रखो। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया? उत्तर प्रदेश के बारे में मैं बहुत सारी बातें आपको बताऊंगा, स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा। और दिवस की बात आई है तो आप लोग जानते हैं कि जो भी जनवरी के दिवस हैं उन्हें हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, बहुत अच्छे से मालूम है। अभी आप महत्वपूर्ण सूचना क्यों चिल्ला रहे हैं? अभी नहीं, अभी 5 क्वेश्चन के बाद सूचना दी जाएगी आपको, जो कि बहुत ही शानदार होगी और बहुत ही जबरदस्त होगी, ठीक है। तो आप इंतजार करिए, इंतजार का फल मीठा होता है, इसलिए आप देखिए उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया है 26 जनवरी को। 26 जनवरी को कब से मनाया जाता है? तो यही तो प्रश्न बनते हैं, यही तो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। 2017 में प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश दिवस मनाने का ऐलान किया गया, ठीक है। 2017 में प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश दिवस मनाने का ऐलान किया गया। अगर मैं बात करूं तो आपको याद है 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नामकरण किया गया। उत्तर प्रदेश का नामकरण किया गया और जिन्हें गर्व है उत्तर प्रदेश की धरती पर जन्म लेने का, जिन्हें गर्व है सीतापुर जिले में नैमिषारण्य तीर्थ के आसपास बसने का, अयोध्या में राम मंदिर के क्षेत्र में जन्म लेने का, जिनको गर्व है वो तो कम से कम लिखें कि हमें गर्व है कि हम उत्तर प्रदेश की धरती पर जन्म लिए हैं। भारत की धरती पर तो गर्व है ही, और भारत के अंदर उत्तर प्रदेश जैसी पावन भूमि पर अगर जन्म लिए हैं तो फिर गौरव की तो बात ही नहीं है कुछ। बहुत मजा आएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उधर कृष्ण जन्मभूमि, इधर राम जन्मभूमि, सारा प्रदेश बिल्कुल राममय और कृष्णमय हो जाता है। तो आइए आगे बढ़ाते हैं अपनी चर्चा को। तो फिर पुराना नाम क्या था इसका? अक्सर पेपर में पूछा जाता है। तो इसका पुराना नाम जो था 1950 में वो था संयुक्त प्रांत, या कह लीजिए यूनाइटेड प्रोविंस। और मैं अगर आपको बताऊं तो मैं बताना चाहता हूं इसकी राजभाषा के बारे में। इसकी जो राजभाषा है ये प्रथम में तो हिंदी है, और दूसरी जो भाषा है, दूसरी भाषा जो है वो उर्दू है।
अरे मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? भाषाओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? 3 क्वेश्चन है, जिसमें है दम वही कहलाएगा बाजीराव सिंघम। छापिए कमेंट बॉक्स में, एक एक कमेंट में आना चाहिए एक एक विद्यार्थी का। और कौन से विद्यार्थी, वो आप लोग समझ गए और आप मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि वीडियो तो हम ही पूरा देखते हैं। सर जी तो हम ही से कह रहे हैं, उनसे तो कहेंगे नहीं जिनका धोखे से मोबाइल में चल गया हो और फिर कहा अरे 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 ये क्या हो गया, ये क्लास कैसे चल गई, इतनी महत्वपूर्ण क्लास मेरे मोबाइल में कैसे चल गई, हटाओ 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 जल्दी, कोई फिल्म लगा लो, कोई गाना सुनो, मूड फ्रेश होगा। पढ़ाई करोगे तो क्या पढ़ाई के मिलेगा, कब पेपर होगा पता नहीं, पेट का रिजल्ट आ गया है। मैं बहुत ज़्यादा तो रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से आपने तैयारी की और जिस हिसाब से आप कोचिंग आए, उसी हिसाब से आपके नंबर आए। लेकिन हाँ, इस बार जो विद्यार्थी तैयारी लगातार कर रहा है, मैं उसकी गारंटी लेता हूँ, इस बार आप अपने नंबर देखना, और अगर आपने 1 साल की फीस जमा कर दीजिए, फिर तो आपका परसेंटाइल स्कोर 95% प्लस रहेगा। इसकी मेरी जिम्मेदारी है। मात्र 1 साल की फीस 6,000 रुपये 1 ईयर, इससे सस्ता अगर कहीं मिल जाए तो जो बताना हम वो आपके लिए कर देंगे। 1 साल की फीस मात्र 6,000 रुपये में, पेट का स्कोर 95 प्लस, जिम्मेदारी पूरी, ठीक है। अब मैं आपको कुछ और बातें बताता हूं, जैसे राजकीय पशु क्या है उत्तर प्रदेश का? बारहसिंघा। राजकीय पशु क्या है भैया? तो राजकीय पशु है बारहसिंघा। बहुत बढ़िया है, सब वीडियो में अच्छा दिख रहा है। आ जाइए फिर फटाक से, कोई दिक्कत नहीं है। राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रॉच। राजकीय पुष्प क्या है? राजकीय पुष्प है भैया पलाश। अब तो जगह नहीं बची है, अभी कोई और जानकारी होगी तो 3 लाइनें छोड़ दो, और कुछ याद आता रहेगा मैं आपको बताता रहूंगा उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश के बारे में तो बताना इतनी छोटी क्लास में बहुत मुश्किल है। मैं स्पेशल वीडियो लेकर आया करूंगा यूपी जीके के 10 क्वेश्चन पर डे। आप बस टेंशन मत लीजिए, धैर्य बनाए रखिए। मैं जीएस के 10 क्वेश्चन पर डे लेकर आऊंगा, रीजनिंग वाले सर लेकर आएंगे, मैथ्स के मैथ वाले सर लेकर आएंगे, इंग्लिश और आपका जो है इंटरनेशनल पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल करंट, जितना इंटरनेशनल का मैटर है सारे टीचर अवेलेबल आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया गया, तो आपको बता दें 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस, 4 जनवरी को ब्रेल दिवस, लुईस ब्रेल के जन्मदिन पर ब्रेल लिपि के जनक लुईस ब्रेल थे। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस, महात्मा गांधी जी का आगमन 9 जनवरी 2015, और इसके बाद 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती, थल सेना दिवस 15 जनवरी, पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती 23 जनवरी, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, 24 जनवरी उत्तर प्रदेश दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 23 जनवरी शहीद दिवस। सारे दिवस इसी तरह फटाफट पढ़ेंगे ताकि हमें बिल्कुल याद रहे। बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। आंखें अगर परेशान हो रही हैं तो परेशान होने दो, नींद लग रही है तो लगने दो, अगर जग रहे हैं तो और कायदे से जगिए, लेकिन पढ़िए। अगर बीमार हैं तब भी पढ़िए, क्योंकि वही समय होता है लड़ने का। अच्छे भले में तो दुनिया पड़ती है, कौन सा अच्छा काम कर रहे हो तुम? कोई मुसीबत है, कोई दिक्कत है, कहीं शादी है, कहीं पार्टी है, कहीं जन्मदिन में जाना है, 2 घंटे पढ़ के जाना है, इसी कसम खा लो। जिस दिन आपके अंदर इतनी ऊर्जा आ जाएगी दोस्त, आपको सफलता पाने से इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। आइए हमारे साथ बने रहिए और आनंद लीजिए। करंट अफेयर्स की सबसे दमदार क्लास का आपका साथ रहा।
तो इसी चैनल पर मैं इतनी अच्छी अच्छी तैयारी करा दूंगा आपको, जिसका ना आपने कभी सपना सोचा होगा और ना ही मैंने करने का कोई विचार था। लेकिन बस दोस्तों, मैं तो घर से अकेला ही निकला था, लोग मिलते गए और कारवां बनता चला गया। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ करने वाले आप हैं। आप अगर नहीं होते तो फिर यहाँ कुछ नहीं हो पाता। जो भी आप लोगों ने किया, जो भी आप लोग करेंगे वो अच्छा ही होगा और अच्छा ही करेंगे, ऐसा मेरा मानना नहीं, ऐसा मेरा विश्वास है। कि लोग जब कहेंगे कि आप कहाँ से पढ़ के आए हैं, तो आप कहेंगे कि सर मिसाल जीएस मैथ सेंटर से पढ़ के आए हैं, तो आपकी इज्जत और बढ़ जाए, आपका सम्मान और बढ़ जाए। इससे बढ़कर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर जीवन में आपको अपना परिचय देना पड़े तो समझ लीजिए फिर आपको अपने जीवन में कुछ भी कमाया नहीं है। आप होंगे, परिचय लोग देंगे, परिचय लोगों के पास खुद पहुंच जाएगा अपने आप। आइए शुरुआत करते हैं। 26 जनवरी को कौन से क्रम का गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो ये 74वां गणतंत्र दिवस, 74वां गणतंत्र दिवस। खास क्यों है? खास इसलिए है कि बहुत सारी चीजें इस बार गणतंत्र दिवस पर पहली बार। आप कहेंगे सर पहली बार क्या क्या हुआ, वो भी बताएंगे। ये गणतंत्र दिवस की परेड किसने की, कहां पर हुई, मुख्य अतिथि कौन था, और उसके बाद आप जानेंगे कि इस कार्यक्रम का अध्यक्ष कौन था। तो आइए क्या है, हम भी नोट करते हैं, आप भी नोट करिएगा। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संविधान पूर्ण रूप से अपनाया गया था। पूर्ण रूप से अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से अपनाया गया था और ये बनकर तैयार हो गया था मित्र 26 जनवरी 1949 को। उसी दिन मनाते हैं संविधान दिवस। और मैं अगर अगली बात आपसे कहूं कि मुख्य अतिथि कौन था, मुख्य अतिथि थे अब्दुल फतह अल सीसी। अब ये कौन है, कहाँ के हैं, ये तो आप बताएंगे ना। सब कुछ हम नहीं बताते हमारी क्लास में, कुछ आप भी बताएंगे। अध्यक्षता किसने की? कार्यक्रम की अध्यक्षता की है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। ठीक है, और मैं आपको और भी बताऊंगा कि क्या क्या यहाँ हुआ है। अभी कुछ देर पहले साक्षी जी ने पेट का रिजल्ट व्हाट्सएप किया है। मेरा सभी विद्यार्थियों से, या कह लीजिए मेरा सभी अच्छे विद्यार्थियों से ये अनुरोध है कि अपना अपना पेट का रिजल्ट मुझे व्हाट्सएप करें, ताकि मैं देखूं आप कहाँ पर कमी रह गई और कितने अच्छे मार्क्स आए हैं और आगे आपको किस लेवल की तैयारी करानी है और कहाँ तक आपको ले जाना है। मैं इसका दावा करता हूं कि इस बार आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और जिनके इस बार अच्छे मार्क्स आए हैं वे चिंता न करें, उनकी ज्वाइनिंग भी यहीं से होगा। एक बार हमारे साथ बोलिए, पढ़ो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से। तो बिल्कुल चिंता नहीं करिए। और जो विद्यार्थी नहीं रिजल्ट बता रहे हैं, नहीं भेज रहे हैं, मैं उनकी गारंटी नहीं लेता। अभी साक्षी तिवारी जी, निदा जी, मनीषा जी, इनका रिजल्ट मुझे मालूम हो चुका है। सारे स्टूडेंट्स भेज रहे हैं लगातार, 4, 5, 6 रिजल्ट आ चुके हैं।
सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है, पेट में जितने मार्क्स आए हैं उतने का स्क्रीनशॉट लेकर आप मेरे 7007551426 नंबर पे तुरंत के तुरंत व्हाट्सएप करिए सख्त आदेश से। ठीक है, बजा दो आके हारन यहीं ले आओ मोटरसाइकिल अंदर, क्योंकि मालूम है ना लोगों को कि ऑनलाइन क्लास बनाते हैं सर, तो निकलेंगे तो 2-3 बार हारन जरूर मार देंगे। अरे तुम मत मारो हारन, यहाँ ऑलरेडी सब पढ़ लेंगे, तुम हारन लगाओ चाहे मत लगाओ, यहाँ बच्चे डरने वाले नहीं। हारन की आवाज़ को तो क्या, तुम शेर को ले आओ, वो भी पड़ोस में गरजता रहेगा और टहलता रहेगा और ऑनलाइन क्लास चलती रहेगी और पढ़ने वाले स्टूडेंट्स पढ़ते रहेंगे। बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। कर्तव्य पथ पर इसका आयोजन हुआ, अभी तक राजपथ पर होता था, इस बार कर्तव्य पथ पर आयोजन हुआ। और नव नियुक्त, समझिए बात को, नियुक्त अग्निवीर भी पहली बार परेड का हिस्सा हुए। ठीक है, नव नियुक्त अग्निवीर भी पहली बार परेड का हिस्सा हुए, तो आप इस बात को जान लीजिए। ठीक है, आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 किसे नियुक्त किया गया, तो वे हैं बाबर आजम। वे कौन है भैया, इनका नाम है बाबर आजम। कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। और आप टेंशन मत लीजिए, आप सोच रहे हैं कि सर पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया, तो कोई बात नहीं है। मैं आपको बताता हूँ एक हिंदुस्तान के शेर का नाम, जिसे T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। और अगर तुम हो सच्चे देशभक्त तो बजाना तालियां जोरदार एक बार ऑनलाइन क्लास में, ताकि आसपास वाले जो देख रहे हो, जो बैठे हो, जो सो रहे हो, जग जाए ताली क्यों बजा रहा है। तो ताली इसलिए बजा रहे हैं कि T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर जिसे चुना गया उसका नाम क्या है, सूर्य की तरह जिसमें तेज हो, वही है सूर्य कुमार यादव जी। तो इनका तो नाम आपको ऐसे ही याद रहेगा, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया सूर्य कुमार यादव जी को। बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं आप, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, तो आप बिल्कुल चिंता करने की बात ही नहीं है। और आप सोच रहे हैं महत्वपूर्ण सूचना, 5वां क्वेश्चन आ गया है, और आप सोच रहे हैं कि 5वें क्वेश्चन से पहले देंगे या बाद में देंगे, तो आप इतना दिमाग मत खर्च करिए, बस आप पढ़ते जाइए। जिस क्वेश्चन के बाद देना होगा उस क्वेश्चन के बाद में महत्वपूर्ण सूचना आपको दे दूंगा। थोड़ी सी मित्र जगह बनानी है, उसके बाद तो मैं नीचे के क्वेश्चन को मिटाता ही नहीं हूँ, बस मुझे पढ़ाना है। ऊपर में एक ये आराम होती है, किसी विद्यार्थी ने कहा था कि सर ऊपर लिखते हैं तो नोट करते हैं अच्छा बन जाता है, क्योंकि नोट करते हैं ना विद्यार्थी। 2 दिन क्लास नहीं आई तो इतना फोन, इतना मैसेज आया कि आप लोग इतना मैसेज कर देते हैं, सर क्लास नहीं आएगी, सर क्लास नहीं आएगी, सर क्लास नहीं आएगी। उन मैसेजों से बचने के लिए मैं सोचता हूँ कि सबको कहाँ तक मैं जवाब देता फिरूंगा। इससे अच्छा है भैया कि क्लास को बना ही दीजिए और क्लास बन ही जाए, ताकि किसी को बताना ना पड़े। 2022 के लिए कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, तो ये पद्म विभूषण क्या चीज है मैं आपको बताता हूं। भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के बारे में। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न। अगर मैं दूसरे नंबर की बात करूं तो दूसरे नंबर पर आता है पद्म विभूषण, और भैया तीसरे नंबर की बात करूं तो पद्म भूषण, चौथे नंबर की बात करूं तो पद्म श्री। छोटी परीक्षाओं में क्रम पूछा जाता है और बड़ी परीक्षाओं में
आर्डर लगाने को भी आता है, क्रम लगाने को भी पूछा जाता है बड़ी बड़ी कक्षाओं में, बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में। तो इस बात को याद रखेंगे। अब पद्म विभूषण की बात हुई है, तो पद्म विभूषण दिया गया है 6 लोगों को 2023 में। पद्म विभूषण 6 लोगों को प्रदान किया गया। मैं इस पर एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊंगा, पुरस्कारों से संबंधित प्रयास करूंगा, कल ही बना लूं, तो आपको एक स्पेशल वीडियो मिलेगी पुरस्कारों से संबंधित। इसमें पद्म भूषण है 9, सॉरी, पद्म विभूषण है 6, पद्म भूषण है 9, और पद्मश्री पुरस्कारों के लिए 91 नामों की घोषणा की गई है। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखेंगे और आप विश्वास मानिए, कल तक का आप इंतजार करिए, ऐसा दमदार क्लास आएगी ऐसी पुरस्कारों से कि आप भी हैरान रह जाएंगे। पिछली बार भी मैं ऑफलाइन जब करंट अफेयर पढ़ाता था तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था 26 जनवरी को। गर्व होना चाहिए। इस बार मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मेरे यहाँ 26 जनवरी को कवि सम्मेलन और सरस्वती पूजन के उपलक्ष्य में, गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजन के उपलक्ष्य में विशाल कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, और मेरे थोड़े से निवेदन पर जो भी लोग आए, मैं उन्हें हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आइए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में किसने पदभार संभाला है? 6 नंबर क्वेश्चन का अर्थ है नरेश लाल वानी जी ने मध्य रेलवे, नरेश लाल वानी जी ने मध्य रेलवे के नए जीएम के रूप में पदभार संभाला है। अरे आप इधर लिखो, नीचे मत लिखो, जितना मैं लिख रहा हूँ इतना लिखो। और मैं बार बार बताता हूँ आपको कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन इस समय कौन है? तो भैया रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं अनिल कुमार लोहाटी। ये हैं रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन। अब अगर मैं केंद्रीय रेलवे मंत्री पूछूं तो आप बताने में संकोच बिल्कुल नहीं करेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं भारत और मिस्र ने अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा को कितने बिलियन तक ले जाने का निर्णय किया है? ये 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का निर्णय लिया है। इस बात को भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं महत्वपूर्ण सूचना आपको बताता हूं। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो आप नोट कर लीजिए, ये आपकी मर्जी है, इसमें मैं क्या ही कर सकता हूं। ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चंस भी खत्म हो जाएंगे, क्लास भी खत्म हो जाएगी। दोस्त परेशान नहीं हुआ करो, ठीक है, बहुत आराम से तैयारी किया करो। फिर कहते हो कुछ याद नहीं होता है, जल्दबाजी में याद थोड़ी होगा। पढ़ने का तरीका भी हमने आपको बता रखा है, देखिए डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो में जाकर समझिए कैसे क्या क्वेश्चन करने हैं। कई सारे ऐसे तरीके बताए हैं जिनसे आपके कंपटीशन में आसानी से तैयारी हो जाएगी कंपटीशन की। आप उसे जरूर देखें। और अब मैं चलता हूँ अपने एक और अच्छे प्रश्न के साथ। एक स्वैल टेल तितली को भारत में पहली बार किस राज्य में देखा गया? ये जो तितली है ये म्यांमार, मेघालय
वियतनाम जैसे देशों में लुप्त प्राणियों में रखी जा चुकी है, लुप्त हो चुकी है। उस तितली को भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में देखा गया है। किस राज्य में देखा गया है? अरुणाचल प्रदेश। अगर अरुणाचल प्रदेश की मैं बात करूं तो आप बताइए, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है और राज्यपाल कौन है? बाकी तो आप अरुणाचल प्रदेश के दर्रे के बारे में जानते ही हैं। दर्रे किन्हें कहते हैं? दो पहाड़ों के बीच का ऐसा संकरा रास्ता जो आवागमन के लिए प्रयोग किया जाता हो, उसे दर्रे कहे जाते हैं, उसे दर्रे कहते हैं। एक दर्रा है दिफू दर्रा, एक है बोमडिला और एक है यांगपाल। और कोई दर्रा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अरुणा ने बीज बो दिया, बहुत अच्छी इसकी ट्रिक भी है। अरुणा ने बीज बो दिया। बस आपको क्या रखना है? अरुणा से अरुणाचल प्रदेश, वो से बोमडिला, इसे दिफू और या से यांगपाल दर्रा होगा। तो बहुत अच्छा है। ब्रह्मपुत्र नदी में अरुणाचल प्रदेश से बहती हुई कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। क्या कोई स्टूडेंट मुझे ये बता सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं, असम में क्या कहते हैं, और फिर बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, और गंगा यमुना की जब संयुक्त धारा मिलती है तो ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? होमवर्क थोड़ा कठिन है, करने से पहले दिमाग खोलना और सोचना क्या मैं इतने आंसर मेरी उंगलियां जवाब दे पाएंगी कीबोर्ड पर? अगर हाँ तो लिखना। कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंटों से मेरी ये उपेक्षाएं हैं कि वो जरूर बताएंगे ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, भारत में कितना बहती हैं, और तिब्बत से आती हैं, तिब्बत में कितना बहती हैं, कहाँ से मुड़ती हैं, जो भारत में इंटर करती हैं, और अरुणाचल प्रदेश में क्या नाम है, असम में क्या नाम है, बांग्लादेश में क्या नाम है, जब गंगा यमुना की संयुक्त धारा मिलती है तब उनका क्या नाम है, और तिब्बत में उन्हें किस नाम से जाना जाता है। कितनी बातें आपको। 25 जनवरी क्या है? 25 जनवरी को 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस? मतदान के लिए, जनता को जागरूक बनाने के लिए ये दिवस मनाए जाते हैं। तो 25 जनवरी 2023 तक जल जीवन मिशन के तहत 19.3 करोड़ घरों में से कितने प्रतिशत घरों को कवर कर लिया गया है? बताइए। तो ये है परसेंटेज है इसका 56%। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो परसेंटेज क्या है भैया? परसेंटेज है 56%। पढ़ाई तो करनी ही है, इसलिए हमें पढ़ना है, समय का ध्यान नहीं रखना है। 5 क्वेश्चन बचेंगे। मैं जब जल्दी कराता हूं तो फिर विद्यार्थी कहते हैं सर पूरा डिटेल से कराइए, क्योंकि हम आपसे इसीलिए पढ़ते हैं कि आप क्वेश्चंस का सारा डिटेल बता देते हैं। तो यकीन रखिए मैं सारी डिटेल आपको बताऊंगा। क्यों? जल, देखिए आप समझ के बात करें। जल जीवन मिशन की घोषणा कब की गई? नहीं मालूम? 15 अगस्त 2019। ठीक है। और मैं अगर बात करूं जल शक्ति मंत्री कौन है, तो वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। और ये केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत योजना
आती है, केंद्रीय जल मंत्रालय के अंतर्गत ये योजना आती है। याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आने वाले समय में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? तो इनका नाम है प्रभा अन्य। क्या नाम है इनका? प्रभा अन्य। इनका नाम है प्रभा अन्य। बहुत अच्छा है दोस्तों, आपकी पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और मैंने तो आपसे वादा किया है कि ये तो हमें करना ही पड़ेगा। प्रभा अन्य को पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और अगर मैं इस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करूं तो लिखना है कि उन्हें 1,00,000 रुपए तथा प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया गया है। इतनी बात आप 10 नंबर क्वेश्चन से जान लीजिए। और अब समय बहुत हो गया है, आपके इंतजार की मैं तारीफ करता हूँ। और कहते हैं कि वो आंखें बहुत ही खूबसूरत होती हैं जिनमें किसी का इंतजार होता है। और मैंने देखा है आपकी आंखों में महत्वपूर्ण सूचना का इंतजार करते हुए, इसलिए महत्वपूर्ण सूचना है कि कल सुबह 10 बजे से शनिवार टेस्ट होगा। सुबह और शाम के दोनों बैच के विद्यार्थी टेस्ट देने आएंगे। सुबह और शाम के दोनों ही विद्यार्थी टेस्ट देने संस्था में जरूर आएंगे। ये आप ही लोगों के लिए है, नए विद्यार्थियों के लिए भी है। टेस्ट देने आएंगे, टेस्ट देना बहुत जरूरी है। बाल कृष्ण दोषी जी का निधन हो गया, वे कौन थे? तो आंसर ये इधर लिखा है, वे थे वास्तुकार। वे कौन थे? वे थे वास्तुकार। इनका निधन हो गया है तो आप तो ये कतई मत सोचिए कि मैं इतनी आसानी से इतना इम्पॉर्टेंट प्रश्न छोड़ूंगा, ये तो असंभव है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न सर? हाँ सर, निधन से प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में, इसलिए मुझे पढ़ाना है। लिखना है आपको, क्या लिखना है कि बाल कृष्ण दोषी जी का निधन। बाल कृष्ण दोषी जी का 95 ईयर्स ओल्ड, 95 साल की उम्र में निधन हो गया। बालकृष्ण दोषी जी का 95 साल की उम्र में निधन हो गया। और आप याद रखिए, प्रित्जकर पुरस्कार ब्रैकेट में लिखिए 2018 पाने वाले प्रथम भारतीय थे और इन्हें पद्म भूषण सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। और ये क्वेश्चन अमर हो गया कि प्रथम भारतीय प्रित्जकर पुरस्कार पाने वाले कौन थे।
और आपसे एक नए टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये इस पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। ये नए टाइप का क्वेश्चन है। तो पृथ्वीजल पुरस्कार का संबंध वास्तुकला के क्षेत्र से, दोस्त वास्तुकला के क्षेत्र से है ना। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। तो इस बात को तो आप काठ में बांध लीजिए। जिन लोगों ने संस्था से सिलेक्शन लिया है उन्होंने बात सिद्ध भी कर दी है। इसलिए हमें आपको क्या करना है, एक बहुत अच्छी 2 लाइनें याद आ गई हैं, आपको सुनाते हैं। दिए ने कहा हवा से, दिए ने क्या कहा, दिए ने कहा हवा से कि मेरी लड़ाई तो अंधकार से है। दिए ने कहा हवा से कि मेरी लड़ाई तो अंधकार से है, हवा तो बेवजह मेरे खिलाफ है। दोस्तों, मैं तो अपने लखीमपुर में अपने विद्यार्थियों का सरकारी नौकरी में सिलेक्शन चाहता हूं भरपूर। लोग तो बेवजह मेरे खिलाफ हैं, लोग तो बेवजह मेरे खिलाफ हैं। इसका मैं क्या कर सकता हूं? कोई बात नहीं है, हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, बस यही मेरी कमाई है और यही मैं जीवन में करता रहूँगा। मेरे पढ़ाए हुए विद्यार्थी सेलेक्ट होते हैं तो इससे बढ़कर खुशी मेरे लिए और दूजी कोई नहीं है। आइए मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। अगला प्रश्न मेरा क्या कह रहा है, उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन किया गया चंडीगढ़ में। कहाँ किया गया? चंडीगढ़ में किया गया। आइए पूरी बात दिखाते हैं, कितने से आप समझ जाएंगे। उत्तर भारत की सबसे बड़ी, क्या है दोस्तों, मजा नहीं आता पहले से लिखा होता है, क्योंकि क्वेश्चन आप इतना ज्यादा लिखेंगे तो मजा फिर नहीं आएगा क्लास में। इसलिए बस थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। पूरी बात लिखनी है इसकी, कितना लिखना है आपको मैं बताता हूँ। उत्तर भारत सबसे बड़ी फ्लोटिंग, भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन चंडीगढ़ में 23 जनवरी 2023 को पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित जी ने किया। लीजिए, एक ही लाइन में हजारों प्रश्न हैं, इससे ज्यादा प्रश्न ही नहीं बनेंगे, इसका मेरा दावा है आपसे। पढ़िए, कितना पढ़ेंगे आप, कितना बढ़िया से हमने मतलब लिखा है, पूरी लाइन को अपने शब्दों में सजाया है। बस इसको किसी की नजर ना लगे, आप नजर जरूर उतार लेना अपने मोबाइल में, नहीं तो नजर लग जाएगी दोस्तों। इसलिए आप पढ़ ही रहे मन से। मैं तो कहता हूँ आप लोग अपनी भी नजर उतार लेना। ऐसा तो नहीं है कि पेपर देने जाते हैं पड़ोसी नजर मार देता है, अरे विशाल सर से पढ़ के जा रहा है, ये तो पेपर में सब कुछ हल कर देगा। तो इसलिए अपनी भी नजर उतारते रहे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मंगल अभियानों के लिए परमाणु ईंधन का परीक्षण कौन करेगा? ये कौन करेगा? ये करेगा नासा। और कौन सा देश करेगा पूछा जाए तो अमेरिका। कौन सी एजेंसी करेगी तो नासा। नासा का फुल फॉर्म, नासा की स्थापना, 2 चीजों की अपेक्षा है आपसे होमवर्क में। आप भी जानते हैं, आपसे भी ये बात नहीं छिपी है, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं।
होमवर्क देते जरूर हैं। होमवर्क देना मेरा काम है, करना न करना आपका काम है। जब आप छोटे थे नहीं करते तो खूब पिटाई होती थी, आज आपकी पिटाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपकी पिटाई अपने आप हो जाती है जब रिजल्ट आता है। सभी विद्यार्थियों को ये निर्देश दिया जाता है, ये आदेश दिया जाता है कि पेट की परीक्षा का स्कोर कार्ड का स्क्रीनशॉट लेकर भेजें। एक बार पुनः सुने, सभी विद्यार्थियों को ये आदेश दिया जाता है कि वे अपने पेट के रिजल्ट का स्क्रीनशॉट लेकर मेरे व्हाट्सएप नंबर 7007551426 पर भेजें, ताकि मुझे पता चले कि आपकी कितनी तैयारी हुई है और आपको कितनी और तैयारी करवानी है। चलिए इसी श्रृंखला में बात करते हैं 2020 में जैविक खेती के विस्तार में भारत का स्थान क्या है। तो ये स्थान आपको मैं बताता हूँ। आपने तो लिख लिया होगा, आप तो हमसे भी ज़्यादा होशियार हैं, मिटाने से पहले ही आप सारा कुछ नोट कर लेते हैं। आइए बताता हूँ जैविक खेती के विस्तार में। इधर भी मैं खत्म कर दूँ, लिख तो आप तुरंत लेते हैं। आप सिद्धांत जी तो स्क्रीनशॉट ही मुझे दिखा देते हैं अगले दिन ला के, पता नहीं कितने तो स्क्रीनशॉट वो रखते हैं और उसके बाद याद करते हैं, फिर कहते हैं सुनिए। तो कल टेस्ट में भी आप लोग बेहतर प्रदर्शन करेंगे, रिजल्ट एकदम से कभी नहीं बनेगा। अगर आपने टेस्ट में नंबर नहीं ला पा रहे हैं तो फिर रिजल्ट आपका अचानक से नहीं आ पाएगा। जैविक खेती के विस्तार में, जैविक खेती के विस्तार में 2020 भी लिख लो भाई। 2020 में जैविक खेती के विस्तार में पहला स्थान अर्जेंटीना। अब देखो याद कैसे रखना। अरे भाई जैविक खेती है, जैविक खेती सबसे पहले कब की जाएगी? अर्जेंट में की जाएगी। अर्जेंटीना हो गया पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर उरुग्वे और तीसरे स्थान पर अपना प्यारा भारत देश महान है। ठीक है भैया। नोरो वायरस लक्षण किस राज्य के बच्चों में पाए गए हैं? ये सेंसर को लिख लीजिए, केरल राज्य के। अभी बात क्या है ना कि अभी पूरा ही लिखवाना पड़ेगा, आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। क्योंकि जब आप लोग देखते हैं, मुझसे कई लोग कह चुके सर आप 3-3 बार 2-2 बार लिखते हैं, तो फिर मेरी कलम रुकती नहीं है। मैं इतनी बार लिख सकता हूँ तो आप भी लिख सकते हैं। आप एक बैच पढ़ के जाते हैं, मैं 2 बैच पढ़ाने के बाद ऑनलाइन क्लास लेता हूँ। लिखिए नोरो वायरस के लक्षण एर्नाकुलम जिले में, और कहाँ है? केरल राज्य। 2 बच्चों में पॉजिटिव लक्षण पाए गए हैं। ये पूरी बात है, इसको आप नोट करिए। मैं आपको कुछ प्रश्न उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए बताता हूँ। बीच में मैंने इसलिए नहीं रोका क्योंकि मैंने कहा सीरियल बना हुआ है तो सीरियल ना बिगड़ने पाए, इस वजह से मैंने नहीं रोका बीच में क्लास। अब मैं आपको बताता हूँ कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन है। अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, यदि आपको नहीं आता है तो आप हमारे साथ में कॉपी पे जरूर नोट करिएगा। उत्तर प्रदेश की बात है, बहुत बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आइए उन्हीं प्रश्नों को हम देखते हैं। इन्होंने कुछ नहीं नोट किया, वो यही नोट कर लें। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है?
इनका नाम है गोविंद वल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन है? चौधरी नारायण सिंह। राज्य व देश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? उनका नाम है सुचेता कृपलानी। ठीक है। राज्य व देश की पहली महिला राज्यपाल कौन है? सरोजिनी नायडू। ये 4 प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, इन्हें आप नोट कर लीजिए। और आपको बताना है कि भारत सरोजिनी नायडू को किस उपनाम से जाना जाता है। और वीडियो जरूर कुछ लंबी बन सकती है, कुछ कम बन सकती है, ये तो बात अलग है। मैंने तो आज तक पढ़ाने में कभी मैंने समय देखा और ना ही मैंने कभी पढ़ने में समय देखा। समय मैं पढ़ने में नहीं देखता हूँ, इसलिए मेरा आपसे भी अनुरोध है कि समय को आप पढ़ने में मत देखा करिए। इन्हीं अच्छी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातों के साथ आज की क्लास को यही विराम देते हैं। नया सेटअप जैसे ही बनता है वैसे ही हमारे अमरदीप शुक्ला जी इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल पॉलिटी और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। बहुत ही जल्द आपके साथ ऑनलाइन चैनल विशाल GS मैथ सेंटर पर अवेलेबल हो जाएंगे। आपने इतना मन से पढ़ा, इतने ध्यान से इस क्लास को देखा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों को बता भी सकते हैं।